वेलकम। हम डिस्कस कर रहे थे इम्यून सिस्टम। नाउ इट्स टर्न फॉर पार्ट 6 डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम। डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम। फेलियर्स ऑफ होस्ट डिफेंस ऑकर्स एंड फॉल इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। यानी हमारे इम्यून सिस्टम का जो फेलियर है वो मेनली 3 तरह का होता है। पहला इम्यूनो डेफिशिएंसीज, दूसरा ऑटो इम्यूनिटी और तीसरा हाइपर सेंसिटिविटीज़। इम्यूनो डेफिशिएंसी, इसके बारे में जानते हैं। ऑकर व्हेन वन और मोर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम आर इनएक्टिव। इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब जब हमारे इम्यून सिस्टम के एक या एक से अधिक जो कंपोनेंट्स हैं, जो उसके सेल्स हैं या जो सब सिस्टम्स हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते ठीक तरह से या बंद पड़ जाते हैं, उस स्थिति को हम कहते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी। The ability of the immune system to respond to pathogens is diminished in both the young and elderly, with immune responses beginning to decline at around 50 years of age due to immunosenescence. छोटे लोगों में और बड़े लोगों में दोनों में अगर इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है तो उनकी इम्यून सिस्टम की जो रिस्पॉन्ड करने की कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, वो रिड्यूस्ड हो जाती है, डिमिनिश्ड हो जाती है। और नॉर्मल में भी स्थिति में भी जो वृद्ध लोग होते हैं उनका जो इम्यून सिस्टम का परफॉर्मेंस है वो 50 साल की एज आते आते या उसके बाद डिक्लाइन होने लगता है, कम होने लगता है ड्यू टू इम्यूनोसेनेस्केंस। इन डेवलप्ड कंट्रीज ओबेसिटी, अल्कोहलिज्म एंड ड्रग यूज आर कॉमन कॉजेज ऑफ पुअर इम्यून फंक्शन। जो विकसित देश हैं वहाँ पर देखा गया है स्टडीज़ में कि ओबेसिटी, मोटापा, अल्कोहलिज्म यानी शराब का कंजम्पशन करना, ड्रग्स का यूज़ करना, ये सब कॉमन रीजन्स हैं जिनकी वजह से पुअर इम्यून फंक्शन देखने को मिलता है। यानी इम्यून फंक्शन, इम्यून सिस्टम जो अपनी वर्क है वो ठीक से नहीं कर पाता। वहीं पर डेवलपिंग कंट्रीज़ में माल न्यूट्रिशन मेन कॉज है फॉर द इम्यूनो डेफिशिएंसी। यानी न्यूट्रिशन से पूर्ण खाना ना मिलना, इसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ में मेनली इम्यूनो डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। डाइट्स लैकिंग सफिशिएंट प्रोटीन आर एसोसिएटेड विद इम्पेयर्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ऐसी डाइट्स जिनमें न्यूट्रिएंट की कमी है, खासकर प्रोटीन की, इसका रिजल्ट ये देखने को मिलता है कि इम्पेयर्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी जो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, जिसमें हमारी सेल्स आपस में कोऑर्डिनेट करके इम्यून फंक्शन करती हैं, वो वाला सिस्टम हमारी इम्यूनिटी का अफेक्ट हो जाता है अगर हम ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें प्रोटीन की कमी है। कॉम्प्लीमेंट एक्टिविटी भी अफेक्ट हो जाती है अगर प्रोटीन की कमी है हमारी डाइट में। साथ ही साथ फैगोसाइट के जो फंक्शंस हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं। IgA एंटीबॉडी कंसंट्रेशन कम हो जाता है अगर प्रोटीन कम है डाइट में, और साइटोकाइन का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है अगर प्रोटीन की कमी है हमारी डाइट में। सो इसलिए हमारे खाने में प्रोटीन का होना ज़रूरी है। एडिशनली द लॉस ऑफ द थाइमस एट एन अर्ली एज थ्रू जेनेटिक म्यूटेशन और सर्जिकल रिमूवल रिजल्ट्स इन सीवियर इम्यूनो डेफिशिएंसी एंड अ हाई ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति में थाइमस जो ग्लैंड है अगर वो निकाल दी जाती है किन्हीं मेडिकल रीजंस की वजह से या किसी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से थाइमस ग्लैंड अर्ली स्टेज में ही ख़राब हो जाती है, ऐसे लोगों में इम्यूनो डेफिशिएंसी देखने को मिलती है और ऐसे लोग हाईली सेंसिटिव होते हैं, हाईली ससेप्टेबल होते हैं किसी इन्फेक्शंस के प्रति। इम्यूनो डेफिशिएंसीज कैन ऑल्सो बी इनहेरिटेड और एक्वायर्ड। इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी इम्यून सिस्टम के सब सिस्टम्स का या सेल्स का ठीक तरह से काम ना करना, ये जो कंडीशन है ये इनहेरिट भी हो सकती है या एक्वायर्ड भी हो सकती है। यानी आप वंशानुगत तरह से भी ये पा सकते हैं अपने पेरेंट्स से। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी इज अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टर्ब्ड डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल T सेल एंड B सेल कॉज्ड बाय न्यूमरस जेनेटिक म्यूटेशन। जब किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा जेनेटिक म्यूटेशंस हो जाते हैं तब एक कंडीशन देखने को मिलती है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, जो कि एक रेयर तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कि T सेल्स और B सेल्स का जो प्रोडक्शन है, डेवलपमेंट है, वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है। Chronic granulomatous disease, where phagocytes have a reduced ability to destroy pathogens, is an example of an inherited or congenital immunodeficiency। यानी chronic granulomatous नाम की एक डिसीज़ होती है जिसमें हमारे जो फेगोसाइट्स हैं, जो कच्चा चबा जाते हैं पैथोजेंस को, वो वाले सेल्स जो हैं उनकी एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते पैथोजेंस को। और ये जो बीमारी है chronic granulomatous, ये इनहेरिटेड होती है यानी वंशानुगत तरीके से आती है। एड्स एंड सम टाइप्स ऑफ कैंसर कॉज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी। एड्स जो बीमारी है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और भी कई तरह की बीमारियां हैं, कैंसर्स हैं, जो कि इम्यूनो डेफिशिएंसी पैदा कर सकते हैं हमारे शरीर में। इसके बाद ऑटो इम्यूनिटी को हम जानते हैं। ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेज फॉर्म द अदर एंड ऑफ इम्यून डिसफंक्शन, पर्टिकुलरली द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। यानी जब ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया हमारा रोग प्रतिरोधी तंत्र देता है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम जब ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्शन देता है बाहर से आई चीज़ों के प्रति, उस कंडीशन को कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। कई बार ये अपनी ही सेल्स पर अटैक कर देता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में। हियर द इम्यून सिस्टम फेल्स टू प्रॉपर्ली डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड अटैक्स पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में हमारा जो इम्यून सिस्टम है
वो अपनी ही सेल्स में और बाहर से आई सेल्स में फ़र्क नहीं कर पाता ठीक तरह से, और इसी की वजह से कई बार वो अपनी खुद की सेल्स पर अटैक करने लग जाता है। नॉर्मल कंडीशंस में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में, टी सेल्स और जो एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में मौजूद होती हैं वो हमारे ही शरीर में मौजूद पेप्टाइड्स से रिएक्ट करने लग जाती हैं। वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स located in the thymus and bone marrow is to present young lymphocytes with self antigen produced throughout the body and to eliminate those cells that recognize self antigens preventing autoimmunity। यानी एक फंक्शन स्पेशलाइज्ड सेल का जो कि थाइमस में होती हैं और बोन मैरो में होती हैं वो ये है कि प्रेजेंट कर सकें यंग यानी जो नए नए लिम्फोसाइट्स बने हैं उनको प्रेजेंट कर सकें विद सेल्फ एंटीजन यानी खुद की ही बॉडी के एंटीजन्स के साथ जो कि प्रोड्यूस होते हैं थ्रू आउट द बॉडी, एंड टू एलिमिनेट दोज सेल्स दैट रिकॉग्नाइज सेल्फ एंटीजन्स प्रिवेंटिंग ऑटो इम्यूनिटी। और ऐसी सेल्स को अलग करना, एलिमिनेट करना जो कि सेल्फ एंटीजन को दिखाती हैं, शो करती हैं, ऐसी सेल्स को अलग कर देना इम्यून फंक्शन के डोमेन से, ताकि वो खुद की सेल्स पर अटैक ना करे और ऑटो इम्यूनिटी को प्रिवेंट किया जा सके। कॉमन ऑटो इम्यून डिसीजेस इंक्लूड हाशिमोटोस थायरॉइडाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डायबिटीज मेलेटाइस टाइप 1 एंड सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमाटोसस। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है ये जानते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी इज एन इम्यून रिस्पॉन्स दैट डैमेजेस द बॉडीज ओन टिश्यू। हाइपर सेंसिटिविटी यानी जब ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्शन देता है तो उसे कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। और इस कंडीशन में इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो अपनी ही बॉडी के टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचा देता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। हाइपर सेंसिटिविटी को 4 क्लासों में क्लासीफाइड किया गया है बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड एंड द टाइम कोर्स ऑफ द हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। यानी कौन सा मैकेनिज्म उस हाइपर रिएक्शन में यूज़ हुआ है और किस टाइम तक वो हाइपर जो रिएक्शन है वो रह पाता है, इसके बेसिस पर हाइपर सेंसिटिविटी को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जो है इज़ एन इमीडिएट और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन ऑफन एसोसिएटेड विद एलर्जी। यानी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जो है ये इमीडिएट होती है यानी तुरंत। इसे एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन भी कहते हैं और ये ज़्यादातर एलर्जीज़ के साथ देखने को मिलती है। सिम्टम्स कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड डिस्कम्फर्ट टू डेथ। इसमें माइल्ड डिस्कम्फर्ट आहिस्ता हो सकती है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा डेथ हो सकती है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इज़ मीडिएटेड बाय IgE। यानी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में जो सेल जो प्रोटीन हमारे शरीर का इन्वॉल्व है वो है IgE, विच ट्रिगर्स डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स व्हेन क्रॉस लिंक्ड बाय एंटीजन। यानी कि IgE क्या करता है, ट्रिगर कर देता है डीग्रेनुलेशन, यानी उनके साइटोप्लाज्म में मौजूद जो ग्रेन्यूल्स हैं उनको निकालने लगता है, उनको ख़त्म करने लगता है। कौन सी सेल्स में से? मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स में से। इसके बाद टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी ऑकर्स व्हेन एंटीबॉडीज बाइंड टू एंटीजन्स ऑन द इंडिविजुअल्स ओन सेल्स मार्किंग देम फॉर डिस्ट्रक्शन। ये तब होता है जब हमारी एंटीबॉडी हमारे ही शरीर के सेल्स को मार्क कर देती हैं अटैक करने के लिए, और फिर हमारे शरीर की जो लिम्फोसाइट्स हैं वो आकर हमारी सेल्स पर अटैक कर देती हैं। तो ये एक तरह का मार्किंग एरर होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीबॉडी डिपेंडेंट और साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी को एंटीबॉडी डिपेंडेंट या साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं एंड इज मीडिएटेड बाय IgG एंड IgM एंटीबॉडीज़। और हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 कौन सी एंटीबॉडीज़ की वजह से होती है? IgG एंड IgM। इसके बाद टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस एग्रीगेशन ऑफ एंटीजन्स कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एंड IgG एंड IgM एंटीबॉडीज़ डिपॉजिटेड इन वेरियस टिश्यूज़ ट्रिगर। यानी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो बनते हैं हमारे शरीर में जिनमें मौजूद होता है एंटीजन्स, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, IgG, IgM एंटीबॉडीज़, ये सब डिपॉजिट हो जाते हैं हमारे शरीर के टिश्यूज़ में और इम्यून सिस्टम का जो रिएक्शन है उसको ट्रिगर कर देते हैं। इसके बाद है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी ऑल्सो नोन एज सेल मीडिएटेड और डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। ये सेल्स के बेसिस पर होती है और ये डिलेड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है। यूजुअली टेक्स बिटवीन 2 and 3 days टू डेवलप। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी को बाहर आ पाने में, उसके विजिबल जो इम्प्लीकेशन है वो देख पाने में 2 से 3 दिन का समय लग पाता है। रिएक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इन मेनी ऑटो इम्यून एंड इन्फेक्शियस डिसीजेस बट मे ऑल्सो इन्वॉल्व कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। जब टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है तो ये ज़्यादातर ऑटो इम्यून या इन्फेक्शियस डिसीजेस के समय देखने को मिलती है शरीर में, और जब ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है तो डर्मेटाइटिस होने लग जाता है हमारे शरीर में। दीज रिएक्शंस आर मीडिएटेड बाय टी सेल्स, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। इसके बाद इडियोपैथिक इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन इज वन ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्सेज ऑफ द इम्यून सिस्टम टू इन्फेक्शन बट इट कैन अपीयर विदाउट नोन कॉज। इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन हमारे शरीर में पहला रिस्पॉन्स होती है किसी भी बाहर से आए इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में, जो कि कई बार कारणों से होता है और कई बार अकारण ही हमें शरीर में देखने को मिलता है। इन्फ्लामेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय इक्विनोसिनॉइड्स एंड साइटोकाइंस
विच आर रिलीज्ड बाय इंजर्ड और इन्फेक्टेड सेल्स। हमारे शरीर में जब इन्फेक्शन आता है वो सेल्स को इंजर्ड कर देता है या फिर इन्फेक्ट कर देता है, तब हमारी सेल्स एकोसेनॉइड्स छोड़ती हैं या साइटोकाइंस छोड़ती हैं, और इन्हीं दोनों की वजह से इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है हमारी बॉडी में। एकोसेनॉइड्स इंक्लूड प्रोस्टाग्लैंडिन्स दैट प्रोड्यूस फीवर एंड द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स associated with inflammation and leukotrienes that attract certain white blood cells leukocytes. Common cytokines include interleukins that are responsible for communication between white blood cells, chemokines that promote chemotaxis, and interferons that have antiviral effects such as shutting down protein synthesis in the host cell. Growth factors and cytotoxic factors may also be released. These cytokines and other chemicals recruit immune cells to the site of infection and promote healing of any damaged tissue following the removal of pathogens. The immune response can be manipulated to suppress unwanted responses resulting from autoimmunity, allergy, transplant rejection, and to stimulate protective responses against pathogens that largely elude the immune system, immunization और कैंसर। यानी कि कई बार जब हमारा इम्यून सिस्टम ज़रूरत के अकॉर्डिंग रिएक्शन नहीं देता है या ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्शन देता है, ऐसी हालत में हमें मेडिसिन देकर हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को कंट्रोल करवाना पड़ता है, बैलेंस करवाना पड़ता है। ये कब होता है? जब ऑटो इम्यूनिटी होती है या एलर्जी होती है या कोई ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हुआ होता है तो बॉडी उसे रिजेक्ट ना कर दे, इसके लिए टू स्टिमुलेट प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स अगेंस्ट पैथोजेंस एंड लार्जली ड्यू टू इल्यूड द इम्यून सिस्टम, यानी इम्यूनाइजेशन। या फिर जब कैंसर होता है हमारे शरीर में तब हमें अपने इम्यून रिस्पॉन्स को एक कंट्रोल्ड वे में बैलेंस कराना होता है, इसे हम कहते हैं मैनिपुलेशन। ये जो मैनिपुलेशन है ये अलग अलग टाइप का होता है। इसमें सबसे पहला टाइप है इम्यूनो सप्रेशन। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स आर यूज्ड टू कंट्रोल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और इन्फ्लामेशन। यानी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जो हैं ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, यानी जो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से डिसऑर्डर्स होते हैं शरीर में, या फिर इन्फ्लामेशन जो होती है इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, उसे कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। व्हेन एक्सेसिव टिश्यू डैमेज ऑकर्स एंड टू प्रिवेंट रिजेक्शन आफ्टर एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। यानी कि जब हमारे शरीर में एक्सेसिव यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में टिश्यूज़ का डैमेज हो चुका होता है ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, या फिर किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हुआ है हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही, रिजेक्ट कर रही है, हमारी इम्यून सेल्स उस नए ऑर्गन पर अटैक कर रही हैं, ऐसी स्थिति में हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का यूज़ करते हैं ताकि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को हम सप्रेस कर सकें। सप्रेशन यानी दबाना, तो इम्यूनोसप्रेशन का मतलब इम्यून रिस्पॉन्स को दबाने वाली ड्रग्स। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आर ऑफन यूज्ड टू कंट्रोल द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लामेशन। Glucocorticoids are the most powerful of these drugs and can have many undesirable side effects. जो कॉमन इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स हैं वो हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिनके कई सारे अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि सेंट्रल ओबिसिटी, हाइपरग्लाइसीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस। देयर यूज इज टाइटली कंट्रोल्ड। इम्यूनोसप्रेसिव जो ड्रग्स हैं इनका जब यूज़ किया जाता है वो तो टाइटली कंट्रोल्ड होता है। लोअर डोजेज ऑफ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आर ऑफन यूज्ड इन कंजंक्शन विद साइटोटॉक्सिक और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स सच एज मीथोट्रेक्सेट और अजाथियोप्रीन। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स इनहिबिट द इम्यून रिस्पॉन्स बाय किलिंग डिवाइडिंग सेल्स। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो हैं ये हमारे शरीर में जाकर जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, जैसे कि एक्टिवेटेड टी सेल्स, इनको मार देता है और इस तरह से ये इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसको दबा देता है। दिस किलिंग इज इनडिस्क्रिमिनेट, यानी ये भेदभाव नहीं करती सेल्स के बीच में। एंड अदर कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स एंड देयर ऑर्गन्स आर अफेक्टेड, और इसी वजह से ये टी सेल्स को तो मारता ही है, साथ ही साथ अदर सेल्स जो हैं इसके आसपास जो रहती हैं उनको भी मार देता है, क्योंकि ये ड्रग जो है ये भेदभाव नहीं कर पाता सेल्स के बीच में, पहचान नहीं पाता कि स्पेसिफिक टी सेल्स कौन सी हैं। विच कॉजेज टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स, और इसकी वजह से बॉडी में हमारे ऑर्गन्स में टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स सच एज साइक्लोस्पोरिन प्रिवेंट टी सेल्स फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग टू सिग्नल्स करेक्टली बाय इनहिबिटिंग सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज। जो टी सेल्स रिएक्शन देती हैं वो सिग्नल्स के थ्रू देती हैं, जब उनके पास सिग्नल्स आते हैं बाकी सेल्स से उसके बाद वो एक्टिवेट होती हैं और फिर अपना फंक्शन करती हैं। तो ये जो सिग्नल आने का पाथवे है, जो रास्ता है, इसको रोक देते हैं कुछ तरह के इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जैसे कि साइक्लोस्पोरिन, और इस तरह ये टी सेल्स का जो रिस्पॉन्स है, जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है, उसको कम कर देते हैं। इसके बाद है इम्यूनो स्टिमुलेशन। इम्यूनो सप्रेशन का मतलब तो था हमने इम्यून रिस्पॉन्स को दबा दिया, कम कर दिया, सप्रेस कर दिया। दूसरा है इम्यूनो स्टिमुलेशन, यानी कि जब हम हमारे इम्यून सिस्टम को फोर्स करते हैं एक लिमिटेड एक्सटेंट में कि आप इम्यून रिस्पॉन्स करो, उस कंडीशन को कहते हैं इम्यूनो स्टिमुलेशन। क्लेम्स मेड बाय मार्केटर्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स एंड अल्टरनेटिव हेल्थ प्रोवाइडर्स सच एज chiropractors, homeopaths and acupuncturists to be able to stimulate or boost the immune system generally lack meaningful explanation and evidence of effectiveness। यानी जनरली इम्यून स्टिमुलेशन का दावा शिरोप्रैक्टर्स करते हैं, होम्योपैथ्स करते हैं, एक्यूपंक्चरिस्ट करते हैं, वो दावा करते हैं कि हम इम्यून सिस्टम जो है, इसका जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको हम बूस्ट कर देंगे, उसको बढ़ा देंगे, उसको हेल्थी कर देंगे हम,
पर ये सारे दावे खोखले समझ में आते हैं जब एक्सप्लेनेशन की बात आती है। वहीं पर मेडिकल साइंस में जिन तरीक़ों से हम इम्यूनो स्टिमुलेशन करते हैं उनमें से एक है वैक्सीनेशन। लॉन्ग टर्म एक्टिव मेमोरी इज़ एक्वायर्ड फॉलोइंग इन्फेक्शन बाय एक्टिवेशन ऑफ बी एंड टी सेल्स। यानी जब हमें इन्फेक्शन होता है और बी और टी सेल उससे इंटरेक्ट करती हैं पैथोजन से, तो बी सेल्स जो हैं ये मेमोरी सेल्स बना लेती हैं, टी सेल्स जो हैं ये एंटीबॉडीज़ बनवा देती हैं, किलिंग कर देती हैं पैथोजन का। तो इस तरह से हमारी बॉडी में एक लॉन्ग टर्म एक्टिव मेमोरी बन जाती है बी सेल्स और टी सेल्स की वजह से। एक्टिव इम्यूनिटी कैन ऑल्सो बी जनरेटेड आर्टिफिशियली। जो लॉन्ग टर्म एक्टिव मेमोरी है ये एक तो बनती है नेचुरल वे से जब हमारा शरीर इंटरेक्ट करता है पैथोजन्स के साथ। दूसरा एक तरीका है जिसमें हम आर्टिफिशियली ये जो लॉन्ग टर्म एक्टिव मेमोरी है ये क्रिएट करवा देते हैं हमारे शरीर में, एंड दिस इज़ डन बाय वैक्सीनेशन। द प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीनेशन, जिसे कहते हैं इम्यूनाइजेशन प्रिंसिपल, इज़ टू इंट्रोड्यूस एन एंटीजन फॉर्म फ्रॉम अ पैथोजन। द प्रिंसिपल बिहाइंड द वैक्सीनेशन इज़ टू इंट्रोड्यूस, यानी किसी पैथोजन का जो एंटीजन होता है उससे हमारे शरीर में इंट्रोड्यूस करवा देना, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उसको देखे, पहचाने और अटैक करना सीख जाए। और जब रियलिटी में वो पैथोजन आएगा अगली बार, तो हमारा इम्यून सिस्टम पहले से ही उसके बारे में जानता है, क्योंकि उसके एंटीजन को हमारा शरीर पहले ही फेस ऑफ कर चुका है। सो द प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीनेशन इज टू इंट्रोड्यूस एन एंटीजन फ्रॉम अ पैथोजन टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम एंड डेवलप स्पेसिफिक इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पैथोजन विदाउट कॉजिंग डिसीज एसोसिएटेड विद दैट ऑर्गेनिज्म। यानी हम किसी पैथोजन से रिलेटेड जो एंटीजन है उसको अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं। ये एंटीजन इस तरह का होता है कि हमें वो डिसीज़ तो नहीं करेगा, पर जो सिग्नेचर प्रोटीन्स होते हैं किसी पैथोजन के वो हमारे शरीर में ले आएगा, और उस सिग्नेचर प्रोटीन्स को पहचान कर हमारा इम्यून सिस्टम उस तरह के पैथोजन को पहचान जाएगा जब भी वो फ्यूचर में कभी आएगा हमारी बॉडी में, और अटैक करना सीख जाएगा उस पैथोजन के खिलाफ। सो ये मेन प्रिंसिपल होता है वैक्सीनेशन के पीछे। दिस डेलिब्रेट इंडक्शन ऑफ एन इम्यून रिस्पॉन्स इज सक्सेसफुल बिकॉज इट एक्सप्लॉइट्स द नेचुरल स्पेसिफिसिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम एज वेल एज द इंड्यूसिबिलिटी। यानी ये जो प्रिंसिपल है इम्यूनाइजेशन का ये सक्सेसफुल है, ये एक्सप्लॉइट करता है हमारे इम्यून सिस्टम की नेचुरल स्पेसिफिसिटी को। हम जानते हैं कि हमारे इम्यून सेल्स जो हैं बी सेल्स, टी सेल्स और अदर सेल्स, ये खास तरह के पैथोजन्स पर खास तरह से अटैक कर पाते हैं और उनको पहचान पाते हैं। इसी का हम यूज़ करते हैं और खास तरह के एंटीजन ऑफ खास तरह के पैथोजन, यानी खास पैथोजन्स के खास एंटीजन्स हम हमारी बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं और उसके अगेंस्ट में एक इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट करवाते हैं हमारी बॉडी में आर्टिफिशियली। With infectious disease remaining one of the leading causes of death in human population, vaccination represents the most effective manipulation of the immune system mankind has developed। यानी इम्यून सिस्टम का सबसे बेहतरीन जो आर्टिफिशियल यूज़ कर पाए हम वो है थ्रू द वैक्सीनेशन। Many vaccines are based on acellular components of microorganisms including harmless toxin proteins। यानी कि हम वैक्सीनेशन में ज़रूरी नहीं है कि कोई पैथोजन शरीर में डालें, हम उसका एंटीजन, हम उसका कोई टॉक्सिन मटेरियल, हम उसका कोई सिग्नेचर प्रोटीन हमारे शरीर में डालते हैं, जिसकी वजह से हमें वो बीमारी तो नहीं होती, पर हमारा इम्यून सिस्टम उस पैथोजन को समझ जाता है, पहचान जाता है फ्यूचर के लिए। मोस्ट ऑफ द जो वैक्सीन है उनमें आसेल्युलर कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं पैथोजन्स के, जैसे कि उनका कोई टॉक्सिन या कोई प्रोटीन या कोई और चीज़। सिंस मैनी एंटीजन्स डिराइव्ड फ्रॉम आसेल्युलर वैक्सीन्स डू नॉट स्ट्रांगली इंड्यूस द एडेप्टिव रिस्पॉन्स, most bacterial vaccines are provided with additional adjuvants that activate the antigen presenting cells of the innate immune system and maximize immunogenicity। Since many antigens derived from acellular vaccines do not strongly induce adaptive response, यानी कि जो ज़्यादातर acellular vaccines होती हैं जिनमें जो एंटीजन है वो acellular टाइप के होते हैं, वो हमारे एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को नहीं इनिशिएट कर पाती हैं, जैसे कि ज़्यादातर बैक्टीरियल जो वैक्सीन हैं। और ऐसी वैक्सीन के साथ हमें एडजुवेंट्स देने पड़ते हैं। एडजुवेंट्स जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं उनको एक्टिवेट करवा देते हैं हमारी बॉडी में जाकर, यानी कि वो एंटीजन को ले जाकर हमारे इम्यून सेल्स के सामने रख देती हैं कि ये देखो ये है एंटीजन। जबकि नॉर्मल में अगर हम खाली आसेल्युलर जो एंटीजन्स हैं वैक्सीन्स में वो हमारी बॉडी में दें तो वो खुद से जाकर इम्यून सेल्स के सामने नहीं जा पाते और इम्यून सेल्स उनको देख नहीं पाती, पहचान नहीं पाती, तो प्रोसेस बड़ी धीमी हो जाती है। इसी को एफिशिएंट बनाने के लिए हम जब आसेल्युलर टाइप की वैक्सीन्स देते हैं जिनमें आसेल्युलर एंटीजन्स होते हैं, तो हमें साथ में एडजुवेंट्स देने पड़ते हैं ताकि हमारी जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएं और वो इस एंटीजन को ले जाकर हमारी इम्यून सेल्स के सामने एक्टिवली प्रस्तुत कर दें और वो तुरंत हम इस एंटीजन को पहचान कर इस पर अटैक करना सीख जाएं। एडजुवेंट्स दैट एक्टिवेट द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ऑफ द इनेट इम्यून सिस्टम एंड मैक्सिमाइज इम्यूनोजेनिसिटी। इसके बाद है ट्यूमर इम्यूनोलॉजी। अनदर इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द इम्यून सिस्टम इज टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट ट्यूमर। यानी हमारे इम्यून सिस्टम का एक और महत्वपूर्ण काम होता है ट्यूमर सेल्स को आइडेंटिफाई करना, उनको पहचानना और शरीर से उनको निकालना, एलिमिनेट करना। दिस इज कॉल्ड इम्यून सर्विलेंस और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्यून सर्विलेंस। द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स ऑफ ट्यूमर्स
एक्सप्रेस एंटीजेंस दैट आर नॉट फाउंड ऑन नॉर्मल सेल्स। जो हमारे शरीर की ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स होती हैं वही तो बाद में ट्यूमर बनाती हैं, जो बेतरतीब तरीके से बढ़ने लगती हैं या ऊट पटांग केमिकल्स बनाने लगती हैं हमारे शरीर में। ऐसी सेल्स को हम ट्यूमर सेल्स कहते हैं। ऐसी जो सेल्स होती हैं, जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं, जो ट्यूमर सेल्स हैं, ये अलग तरह के एंटीजन बनाने लगती हैं हमारे शरीर में, जो कि नॉर्मल सेल्स नहीं बनाती। टू द इम्यून सिस्टम दीज एंटीजेंस अपीयर फॉरेन, और इसी वजह से ये जो अलग तरीके के एंटीजन बनाए जा रहे हैं ट्यूमर सेल्स के द्वारा, ये हमारा इम्यून सिस्टम इस तरह से देखता है कि ये तो नॉर्मली शरीर में दिखते ही नहीं है ये वाले एंटीजन, तो ये कौन बना रहा है। तो हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है कि ये कोई बाहर से आया इन्वेडर है, कोई बाहर से आई हार्मफुल चीज़ है। टू द इम्यून सिस्टम दीज एंटीजेंस अपीयर फॉरेन एंड देयर प्रेजेंस कॉजेज इम्यून सेल्स टू अटैक द ट्रांसफॉर्म्ड ट्यूमर सेल्स, और इस वजह से जो हमारी इम्यून सेल्स हैं वो जाकर ऐसे अलग से एंटीजन पैदा करने वाली ट्यूमर सेल्स पर अटैक करने लग जाती हैं। Antigens expressed by tumors have several sources. Some are derived from oncogenic viruses like human papilloma virus, which causes cancer of the cervix, vulva, vagina, penis, anus, mouth, and throat, while others are the organism's own protein that occur at low levels in normal cells but reach high levels in tumor cells. यानी इस तरह के जो अलग से एंटीजन बनाती हैं ट्यूमर सेल्स, इनका कारण कई बार ऑन्कोजेनिक वायरसेस हो सकते हैं, यानी ऐसे वायरसेस जो कि शरीर में कैंसर पैदा करवाते हैं, जैसे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो कि सर्विक्स, वुल्वा, वेजाइना, पेनिस, एनस, माउथ, थ्रोट यहाँ पर कैंसर करवा सकता है। या कई बार ऐसे अलग से एंटीजन हमारी सेल्स इसलिए भी बना पाती हैं क्योंकि हमारी सेल्स में ऐसे प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जो कि अलग से एंटीजन पैदा करवाते हैं, जो नॉर्मली नहीं दिखते, पर उनकी मात्रा नॉर्मल सेल में बहुत कम होती है। पर जब वही सेल ट्यूमर सेल में बदल जाती है तो ऐसे अलग टाइप वाले एंटीजन बनाने की जो प्रोटीन्स हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है ट्यूमर सेल्स में, और वो फिर अलग टाइप के एंटीजन्स बनाने लग जाती हैं। एग्जाम्पल इज एन एंजाइम कॉल्ड टायरोसिनेस, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक एंजाइम होता है टायरोसिनेस, दैट व्हेन एक्सप्रेस्ड एट हाई लेवल्स ट्रांसफॉर्म्स सर्टेन स्किन सेल्स, फॉर एग्जाम्पल मेलानोसाइट्स इनटू ट्यूमर कॉल्ड मेलानोमस। यानी कि एक एंजाइम है टायरोसिनेस, ये जब हाई लेवल पर एक्सप्रेस होता है हमारी सेल्स में, स्किन सेल्स में, तो ये जो मेलेनोसाइट्स हैं, जो सेल मेलेनिन बनाती हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन को कलर मिलता है, डार्कर शेड मिलता है, उन सेल्स को, मेलेनोसाइट्स को, ये वाला जो एंजाइम है टायरोसाइनेस, ये कन्वर्ट करवा देता है मेलेनोमस में, यानी कि ट्यूमर सेल्स में। हमारे इम्यून सिस्टम का जो मेन रिस्पॉन्स होता है ट्यूमर सेल्स को लेकर, वो होता है उनको डिस्ट्रॉय कर देना, और ऐसा वो करते हैं किलर टी सेल्स की मदद से। किलर टी सेल्स की मदद कई बार हेल्पर टी सेल्स भी करती हैं। Tumor antigens are presented on MHC class 1 molecules in a similar way to viral antigens. जिस तरह MHC class 1 molecules पर viral antigens मौजूद होते हैं, उसी तरह MHC class 1 molecules पर tumor cells के antigens भी पाए जाते हैं। This allows killer T cells to recognize the tumor cell as abnormal, और इसकी मदद से हमारी जो killer T cells होती हैं ये पहचान जाती हैं ट्यूमरस सेल्स को, क्योंकि वो ट्यूमर सेल को एक एबनॉर्मल, एक अलग सी सेल की तरह आइडेंटिफाई कर पाती हैं। नेचुरल किलर सेल NK cells also kill tumorous cells in a similar way, especially if the tumor cells have fewer MHC class 1 molecules on their surface than normal. This is a common phenomenon with tumors. ट्यूमर सेल्स पे ज़्यादातर MHC class 1 मॉलिक्यूल जो है ये सरफेस पर कम पाया जाता है। जो हमारे बॉडी की अदर सेल्स होती हैं उन पर MHC class 1 मॉलिक्यूल जितना पाया जाता है उससे कम ट्यूमर सेल्स के ऊपर पाया जाता है। इसकी वजह से जो NK सेल्स होती हैं हमारी, ये ट्यूमरस सेल्स को पहचान जाती हैं और उन पर अटैक कर देती हैं। Sometimes antibodies are generated against tumor cells, allowing for their destruction by complement system. हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कई बार एंटीबॉडीज जनरेट कर देता है ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट में, और इस तरह भी हमारा इम्यून सिस्टम ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर पाता है। सम ट्यूमर्स इवेड द इम्यून सिस्टम एंड गो ऑन टू बिकम कैंसर्स। कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को धोखा देकर और अंदर चले जाते हैं और बॉडी में फैलकर कैंसर का रूप ले लेते हैं। Tumor cells often have a reduced number of MHC class 1 molecules on their surface, thus avoiding detection by killer T cells. Killer T cell ट्यूमरस सेल्स को किस तरह आइडेंटिफाई करती हैं? वो सेल के सरफेस पर MHC class 1 मॉलिक्यूल को देखती हैं। अगर MHC class 1 मॉलिक्यूल किसी सेल के सरफेस पर कम मात्रा में है तो किलर टी सेल ऐसी सेल को नहीं पहचान पाती एज एबनॉर्मल और आगे बढ़ जाती है। पर जिस सेल के ऊपर MHC class 1 मॉलिक्यूल कम मात्रा में होता है उसको हमारी NK सेल्स आइडेंटिफाई कर लेती हैं एज एबनॉर्मल सेल्स। Some tumor cells also release products that inhibit the immune response. कुछ ट्यूमर सेल्स इस तरह के प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करती हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को इनहिबिट कर देता है, यानी उसको रोक देता है या कम कर देता है उसकी एफिशिएंसी में। एग्जाम्पल के तौर पर साइटोकाइन TGF बीटा ये सीक्रेट किया जाता है ट्यूमर सेल्स के द्वारा, जो कि सप्रेस कर देता है एक्टिविटी हमारी मैक्रोफेजेस सेल्स की और लिम्फोसाइट्स सेल्स की। इन एडिशन इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस मे डेवलप अगेंस्ट ट्यूमर एंटीजेंस, सो द इम्यून सिस्टम नो लॉन्गर अटैक्स द ट्यूमर सेल्स। कई बार इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस
भी पैदा हो जाता है हमारे इम्यून सिस्टम में ट्यूमर सेल्स को लेकर। यानी हमारा इम्यून सिस्टम कई बार ट्यूमर सेल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद भी उन पर अटैक नहीं करता है। इस तरह की स्थिति भी कई बार देखने को मिलती है। पैराडॉक्सिकली मैक्रोफेजेस कैन प्रमोट ट्यूमर ग्रोथ व्हेन ट्यूमर सेल्स सेंड्स आउट साइटोकाइंस दैट अट्रैक्ट मैक्रोफेजेस। नॉर्मल कंडीशन में हम जानते हैं कि मैक्रोफेजेस पैथोजेनिक सेल्स के पास में आकर उसको कच्चा चबा जाते हैं, यानी एंगल्फ कर लेते हैं। पर कई बार मैक्रोफेजेस ट्यूमर्स की ग्रोथ में भी हेल्प कर सकते हैं। ये कैसे होता है? जब मैक्रोफेजेस ट्यूमर सेल्स के पास में रहते हैं तो ट्यूमर सेल्स साइटोकाइंस को रिलीज करती हैं। साइटोकाइंस एक तरह का सिग्नल होता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम की सेल्स के लिए होता है, ताकि वो पहचान पाएं कि कहीं पर गड़बड़ है। जैसे ही मैक्रोफेजेस को साइटोकाइंस का सिग्नल मिलता है, वो ट्यूमर सेल वाली साइट पर पहुंचने लगते हैं बड़ी मात्रा में, विच देन जनरेट साइटोकाइंस एंड ग्रोथ फैक्टर्स। और मैक्रोफेज ट्यूमर सेल्स के पास में पहुंचकर अट्रैक्ट होकर ड्यू टू साइटोकाइंस पहुंच जाते हैं और वो भी साइटोकाइंस छोड़ने लगते हैं ताकि और सेल्स को बुला सकें। पर साइटोकाइंस छोड़ने के साथ साथ हमारे मैक्रोफेजेस ग्रोथ फैक्टर्स जैसे कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा भी रिलीज करते हैं, जो कि ट्यूमर सेल की ग्रोथ में सहायक होता है और ट्यूमर सेल को स्टेम सेल की तरह एक प्लास्टिसिटी प्रदान कर देता है। यानी ट्यूमर सेल ग्रो भी हो सकती है और उसमें अब स्टेम सेल की तरह प्लास्टिसिटी भी है अपनी शेप साइज चेंज करने की। इन एडिशन अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपोक्सिया इन द ट्यूमर and a cytokine produced by macrophages induces tumor cells to decrease production of a protein that blocks metastasis and thereby assist spread of cancer cells। कई बार ट्यूमर की स्थिति में जब हाइपोक्सिया हो जाता है और जो साइटोकाइन बनाए जाते हैं मैक्रोफेजेस के द्वारा, ये कई बार ट्यूमर सेल्स को इंड्यूस कर देते हैं, यानी एक तरह से प्रेशर डाल देते हैं उन पर ताकि वो कम मात्रा में ऐसे प्रोटीन बनाएं जो कि मेटास्टेसिस को रोकते हों। मेटास्टेसिस यानी कि ट्यूमर सेल्स का एक ही जगह रहकर बढ़ना। जब मेटास्टेसिस ब्लॉक हो जाता है तो ट्यूमर सेल एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होने लगते हैं हमारे शरीर में और इस तरह एक जगह का कैंसर दूसरी जगह पहुंच जाता है हमारे शरीर में। एंटी ट्यूमर M1 मैक्रोफेजेस आर रिक्रूटेड इन अर्ली फेजेस टू ट्यूमर डेवलपमेंट बट आर प्रोग्रेसिवली डिफरेंशिएटेड टू M2 विद प्रो ट्यूमर इफेक्ट एंड इम्यूनोसप्रेसर स्विच। Hypoxia reduces the cytokine production for the anti-tumor response and progressively macrophages acquire pro-tumor M2 functions driven by the tumor microenvironment including IL-4 and IL-10। हाइपोक्सिया की स्थिति में साइटोकाइन का जो प्रोडक्शन किया जाता है ताकि ट्यूमर को रोका जा सके, ट्यूमर को कम किया जा सके। हाइपोक्सिया की स्थिति में इस तरह के साइटोकाइन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और प्रोग्रेसिवली मैक्रोफेजेस जो हैं ये प्रो ट्यूमर M2 फंक्शन को करने लग जाती हैं ट्यूमर के आसपास, जिसकी वजह से ट्यूमर बढ़ने लग जाता है। कैंसर इम्यूनोथेरेपी कवर्स द मेडिकल वेज टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू अटैक कैंसर ट्यूमर्स। यानी कैंसर के लिए जो इम्यूनोथेरेपी आजकल यूज़ होती है, इसमें कई तरह से हम स्टिमुलेट करते हैं इम्यून सिस्टम को ताकि वो अटैक करे ट्यूमरस सेल्स पर। सो यहाँ हमने इम्यून सिस्टम के बारे में सब कुछ जाना, उसके हर एक पार्ट को डिस्कस किया, हर एक फंक्शन को, हर एक सेल को जाना, एंड हेयर वी हैव जस्ट आउटलाइंड इम्यून सिस्टम। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।